हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन हियर। दिस इज़ आपका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, चैप्टर 7 ऑफ लक्ष्मीकांत 6th एडिशन, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेसन में मैंने आपको फीचर्स क्या हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके पहले देखें, उसके बाद यहाँ पर आए इस वाले पार्ट को देखना। तो इस वाले लेसन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल प्रॉपरली। मैंने आर्टिकल 12 क्या है बता दिया, आर्टिकल 13 क्या है बता दिया, है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल अंदर 31, 33, 34 एंड 35, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात आती है आपकी कि राइट टू इक्वालिटी। बेसिकली तो दो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी के अंदर हम काफ़ी सारे पढ़ेंगे लो। ठीक है, आर्टिकल 14 आता है सबसे पहले। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, समझने की बात है। पहली बात, इक्वल प्रोटेक्शन, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो आपका इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ नेगेटिव रूल ऑफ लॉ। इट्स ए पार्ट ऑफ का नेगेटिव रूल ऑफ लॉ। बल्कि इंस्टेड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका क्या पार्ट है, पॉजिटिव रूल ऑफ लॉ। ठीक है, पॉजिटिव रूल ऑफ लॉ का पार्ट है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यस, तो आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है बेसिकली आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यस, तो अब इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हर इंसान, हर पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। द टर्म पर्सन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ सिटीजन बिकॉज दिस इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सनस, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरिनर्स हो। अगर वो इंडिया की टेरिटरी में है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन दे मस्ट हैव द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ देमसेल्फ, राइट। यस, तो अब इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है पर्सन। पर्सन में लीगल पर्सन भी इंक्लूड होता है, जैसे कि आपकी कॉरपोरेशंस, कंपनीज और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है वो आपका ब्रिटिश ओरिजिन है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ आपका फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सो पहला जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश ओरिजिन का आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि किसी को फेवर नहीं करता, यानी कि प्रिविलेज नहीं देता ये किसी पर्सन को। पहला इक्वालिटी बिफोर द लॉ की हम बात कर रहे हैं, मैंशन इट इन द नोट्स अगर आप बना रहे हो तो। सेकंड, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द आपकी ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, यानी कि सुनिए, जो ब्रिटिश ओरिजिन का जो लॉ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इट इज़ मोर ऑफ अ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ये बात है तो है, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दे रहे हम। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा और सब पर्सन को इक्वली, और जो बेसिकली आपका क्या लॉ कोर्ट जो रहेगी वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर सब आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट सी, इसका हम बात कर रहे हैं पॉइंट सी। तो नो पर्सन कैन अबव द लॉ, ठीक है, और इज़ नॉट अबव द लॉ, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई लो हो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ये कहता है आपका जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। सो आपका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ विच इज़ ऑफ अमेरिकन इन ऑरिजिन, है ना। तो ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। यूएसए की यही तो बात है जो उसको यूनिक बनाती है, उसके सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। देखो, जस्ट एंड फेयरनेस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। बेसिक जो इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ जो होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, जो कि मैं समझाने वाला हूँ आपको आगे, ये इंक्लूड है आपके जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए में, है ना। अब इसमें सर्कमस्टांसेस भी देखेंगे। चोरी की है सामने वाले में, तो पहली बात तो उसको बराबर हक दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और उस टाइम पे उसके सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे। ठीक है, दैट्स मेक इट अ मोर फेयर और जस्टिफिएबल। ओके, सो बोथ इन प्रिविलेज एंड कन्फर्ड एंड लाइबिलिटी इम्पोज बाय द लॉ। सेकेंड बात क्या कहता है ये कहता है कि हर वो पर्सन, सारे पर्सन को बेसिकली ये सिमिलर लॉज, सेम लॉज के अंदर बेसिकली ट्रीट करेगा, लेकिन वो सिमिलरली सिचुएट भी होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सिचुएट यानी कि बराबर इक्वल फुट पे होने चाहिए। थर्ड बात कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक जैसे लोग हैं तो उनको सेम ट्रीट किया जाए, ना कि अलग। ठीक है, किसी को प्रिविलेज देना है ही नहीं।
दस हम कहते हैं कि जो हमारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, जो कि आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, वो नेगेटिव है, और जो बाद वाला है वो पॉजिटिव है, बिकॉज इट इंक्लूड द आइडिया ऑफ समटाइम्स, हम कह सकते हैं कि फेयरनेस, इसका बात इसके अंदर आती है, ठीक है, मोर डीप है ये। हाउएवर बोथ ऑफ देम एम इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी ऑफ द लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस, ये तो चाहिए, तो बाकी तरीके अलग हैं, एम बिल्कुल दोनों का सेम है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की, अगर हम बात करें तो कहते हैं कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स ट्रीटेड डिफरेंटली, तो आर्टिकल 14 वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, या तो आप आर्टिकल 14 को रख लो या फिर इनइक्वालिटी को रख लो, एक ही बात है, ठीक है, धूप छाँव का रिश्ता है इनका। यस, तो आर्टिकल 14 जो है वो क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरबिड्स करता है, यानी कि आप अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, अगर आपको बेसिकली दूसरे दर्जे का सिटीजन माना जाए, तो ये सब डिफरेंशिएशन कास्ट क्लेंस ये सब क्लास को नहीं बेसिकली फॉरबिड करता है बेसिकली। नेक्स्ट आता है आपका, ये कहता है कि रीज़नेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट कहता है रीज़नेबल क्लासिफिकेशन अंडर आपका 14, ठीक है, तो अगर रीज़नेबल क्लासिफिकेशन कर रहा है स्टेट, देन इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज अगेंस्ट द आर्टिकल 14, जो कि इक्वालिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि पर्सन एंड, जैसे कि मान लीजिए लॉ के अंदर कुछ बात आई, जैसे कि SC ST है ना, OBC, ये तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ अ पर्सन ही तो है, लेकिन ये लीगल है ना, आर्बिट्रेरी नहीं है, ना आर्टिफिशियल है, ना इवेजिव है, सिंपल सी बात है। रादर ये इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन पे बेस्ड है। ये इंटेलिजेंट डिफरेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका लीगल, अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें, सो यस, और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन, अगर बेसिकली रिजर्वेशन की पॉलिसी लेकर के आई है ना, तो उसके अंदर आप इंटेलिजेंट डिफरेंशिया करोगे, SC ST में ये होगा। क्रीमी लेयर अगर आप लेकर के आते हो OBC के अंदर, दैन इट इज़ एन इंटेलिजेंट आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट विच इज़ आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये आपका कहना है आपका किसका, AV डाइसी का। अभी हम देखते हैं आगे, यहाँ पर आप देख सकते हो AV डाइसी का ये कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है आपका रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वाइड, बहुत वाइड है, किताबें लिखी गई हैं, बहुत रिसर्चेज हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। अब AV डाइसी जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात जब कह दी, यानी कि रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, तो ये क्यों उन्होंने ये इसलिए कहा, बेसिकली एक रूल ऑफ लॉ तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना। अब ब्रिटिश है तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, राइट। अब बात करते हैं इनका पहला एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, अगर इसके अंदर है देन देयर इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। अगर आपने लॉ तोड़ा तभी आपको पनिशमेंट मिलेगी, बिना तोड़े आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स, देन दैट इज़ वाई इट इज़ पार्ट ऑफ आपका रूल ऑफ लॉ। जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ पे अनार्किज्म नहीं होता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ पर ऑर्डरली मैनर में आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है, दिस दैट इज़ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि अगर कोई लॉ बनाया दिया तो हर सब्जेक्ट उसके लिए इक्वल होगा, सब पे बराबर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है आपका, और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स के अंदर, सिंपल मैंने बता दिया था ये। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। देखो बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर के बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आपका रिजल्ट है राइट ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि कोर्ट को इन्फोर्स कराना है आगे जाकर के, रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखो ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिविजुअल राइट्स नहीं आए हैं, इंडिविजुअल राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, समझ गए, ठीक है। अगर इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, ये हमारा मेन फोकस है अकॉर्डिंग टू द AV डाइसी। लेकिन अब ये तो बात हुई हमारे AV डाइसी की, लेकिन इंडिया से डिफरेंट ना। अब हमारे एक्सपीरियंस अलग, हिस्ट्री अलग, क्या ग्लोरियस कल्चर रहा है इन सब से। लेकिन देखो अब यहाँ पर बात करते हैं हम, पहला इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया की अगर हम एलिमेंट पर बात करें तो कौन कौन सी इंडिया में पाए जाते हैं। पहला एलिमेंट यस आर्बिट्रेरी नहीं है, इक्वल है। सेकेंड यस इक्वल सब्जेक्शन होगा, लेकिन थर्ड वाला कॉन्सेप्ट मिसिंग है इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द सोर्स ऑफ आपका इंडिविजुअल राइट्स।
अभी ये क्या कह रहे थे कि आपका इंडिविजुअल राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अगर इंडिविजुअल राइट्स खत्म हो गए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, तो इंडिविजुअल राइट्स किसी काम के नहीं, हमारे रहेंगे ही नहीं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो रूल ऑफ लॉ है इज़ आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के थ्रू भी आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं। इक्वालिटी जब हम पढ़ते हैं तो इसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट नहीं है इक्वालिटी। अगर आप बिफोर द लॉ लेकर के आ रहे हैं तो एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल भी, सिंपल बात है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। पहला, प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इनको इम्यूनिटीज़ दी गई है आर्टिकल 361 के अंदर। प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में अगर उन्होंने अपने पावर्स का इस्तेमाल किया है और उसकी ड्यूटीज़ ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग, देखो अब हम बात कर रहे थे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, चाहे कोई भी ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं कि हम यहाँ पर बेसिकली अनइक्वल की तो बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट ही हो रहा है वो, लेकिन दिस इज एक्सेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे ये, है ना। मैं बात बता रहा हूँ एक आपको समझाने के लिए, सिंपल। पहला आपको बता दिया आंसरेबल नहीं है। सेकंड, ये क्रिमिनल प्रोसीजंस नहीं की जा सकती इनके ऊपर, है ना, अगेंस्ट दी जो आपका गवर्नर और प्रेसिडेंट है, इनके टर्म ऑफ ऑफिस अगर ये हैं उसके अंदर तो, ठीक है। सेकंड, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर शेल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट जब तक वो ऑफिस में है अपने, ठीक है। तो कोई भी अरेस्ट भी नहीं कर सकता, इम्प्रिजन भी नहीं कर सकता, बहुत दूर की बातें हैं तो, ठीक है, प्रोसीडिंग भी नहीं चला जा सकती। नेक्स्ट आता है नो सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चलेगी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, है ना, बिकॉज दे शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी whether before or after he entered upon the office until the expiration of the 2 months next after notice have been delivered to him। देखो सिविल प्रोसीडिंग्स में एक प्रोसीजर है बाकायदा, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी है, लेकिन सिविल का ये है कि 2 मंथ का बेसिकली नोटिस पहले इनको देना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके 2 मंथ बता रखा है, उसके एक्सपायरेशन के बाद जो इन पर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, ये कहते हैं कि द नो पर्सन कैन बी लाइबल टू एनी सिविल, कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी अगर कुछ उन्होंने छाप दिया, पब्लिकेशन कर दिया, जैसे कि टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, रिलेटेड टू कोई भी प्रोसीडिंग्स जो रिपोर्ट जो हुई हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, तब भी आप नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 361 में है, ए में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग का एनी कोर्ट में अगर उसने बेसिकली कुछ भी कहा या कुछ भी वोट दिया पार्लियामेंट के अंदर और कमेटी के अंदर, ठीक है, सो नहीं की जा सकती। कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वो भी लायबल नहीं है किसी भी तरीके का कुछ भी कहा उसने या फिर वोट किया लेजिस्लेचर के अंदर और कमिटीज़ के अंदर, ठीक है। एंड ये जो बात है वो आपका आर्टिकल 194 में है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 31C, अभी मैंने पढ़ाया आपको लास्ट लेसन में, अब बेसिकली इसी लेसन में पढ़ाया था। आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस क्या हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 31C आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद है अगर आपको आर्टिकल 31C मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर बात आती है कि अगर कोई लॉ बना दिया DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, और मैंने अभी इसको लास्ट जो मेरा लेसन आया था इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का मिनर्वा मिल्स, उसके अंदर भी बताया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में, है ना। आर्टिकल C क्या है, आर्टिकल A B में क्या है, उसी सब बता दिया। तो इसके अंदर हम थे लॉ, अगर कोई लॉ बनाया DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देन आर्टिकल 39 के अंदर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अगर ये आपका आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो ये लॉ है वो फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है इसलिए इसको नल एंड वॉइड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है वेयर द आर्टिकल 31C कम्स आर्टिकल 14 गोज़ आउट, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी खतरनाक चीज़। यस, नेक्स्ट आती है आपकी फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, इनको इन्जॉय करते हैं इम्यूनिटी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट आता है आपका UNO और उसकी जितनी भी एजेंसीज होंगी वो सब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को इन्जॉय करती हैं। अगर यहाँ पर UNO का कोई बेसिकली ऑफिसर है
या फिर रिप्रेजेंटर है, अगर उससे कुछ क्राइम हो जाता है, सिविल ही हो चाहे, तो उस पर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, ठीक है, वो यूएनओ देखेगा फिर उसको, ठीक है। अब हम अगले लेसन में देखेंगे आर्टिकल 15 बेसिकली, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। तो पहला हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी, मैं आपका हो गया था इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ के बारे में सब कुछ बता दिया, क्या एक्सेप्शन है वो बता दिए। नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे आर्टिकल 15, तो बी रेडी फॉर दैट एंड पहले से पढ़ लेना, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा एज लेना, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, राइट। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, प्लीज़ फॉलो करना और शेयर करो इसको जितना हो सके।